अमेरिकी राजदूत वेन पीटरसन के पुनर्जन्म से जुड़े अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि वेन पीटरसन को वेनिस शहर के भवनों के जो वास्तुशास्त्र था उसकी बहुत जानकारी थी और वो उससे रिलेटेड पेंटिंग बनाना बहुत पसंद किया करते थे। अब यहाँ पर एक रहस्य और है। ये बात सही है कि वेनिस शहर की जो वो भवनों की पेंटिंग्स बनाया करते थे, ये उनकी फॉस्कैरी के रूप में जो यादें थीं, फ्रांसिस्को फॉस्कैरी के रूप में जो उनका बर्थ था, उसकी यादों से प्रेरित थी। लेकिन ये पेंटिंग बना लेना, क्योंकि फ्रांसिस्को फॉस्कैरी पेंटर नहीं थे, फिर वेन पीटरसन की यादें ये भवनों की फॉस्कैरी के जीवन से आई हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन वो इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना लेते हैं? इस चीज़ के पीछे जब जांच की गई, जब इस रहस्य को समझा गया, तो वेन पीटरसन ने जाना कि अच्छा पेंट कर सकने की जो कला उनके अंदर है, ये उनके फॉस्कैरी के जीवन से नहीं, बल्कि लेडाक्स एक पेंटर के रूप में उन्होंने एक जीवन बिताया था। लेडाक्स उनका नाम था। उस बर्थ से ये प्रतिभा उनके अंदर ट्रांसफ़र हुई है। यानी कि 2-3 बर्थ जो उन्होंने लास्ट के लिए हैं ना, उन सब की जो कलाएँ हैं, जो गुण हैं, जो स्वभावगत चीज़ें हैं, वो सब एक मिक्सचर के रूप में वेन पीटरसन के इस जीवन में आई हैं। अब लेडाक्स का जो उनका जीवन था, उस तक वो कैसे पहुँचे, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हुई, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी तक जितना हमने वेन पीटरसन के जीवन को जाना है, हमने देखा है कि जो पुनर्जन्म के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, जो लगभग जितने भी आप पुनर्जन्म के केस की स्टडीज़ करेंगे ना, तो उनमें आपको ये चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। जैसे कि शारीरिक समानता। वैसे डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में तो ये समझ में आ चुका है हमें कि अधिकतर व्यक्ति उसी लिंग में जन्म लेना पसंद करते हैं जिस लिंग से वो पहले कई जन्म ले चुके हैं। लेकिन इस केस में और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें लिंग परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि लुइस के रूप में वो एक महिला थे वेन पीटरसन, और फ्रांसिस्को फॉस्कैरी के रूप में और वेन के रूप में वो एक पुरुष हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो पुनर्जन्म के एक सिद्धांत है, वो है भौगोलिक स्मृति। ये तो हमने कई केस में देख लिया कि किस तरीके से जो स्थान से जुड़ी हुई यादें हैं, वो बस बेसाख्ता यूं ही याद रहती है इंसान को, कुछ नहीं, उस वो कभी उस जगह पे ना भी जाए तो भी बस यूं ही उसके कदमों को रास्ते याद होते हैं। और एक चौथा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो पुनर्जन्म के केस में देखने में आता है, वो है मार्गदर्शक आत्मा की भागीदारी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जब अपने मार्गदर्शक की, खासतौर पे तब जब आपको एक बड़ी आयु के बाद अपना पुनर्जन्म याद आ रहा है, जैसा कि वेन के केस में है, एक बड़ी आयु के बाद उन्हें याद आया है, लंबी आयु जीने के बाद। तो इस तरह के जो केस होते हैं, बच्चों के केस में हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों को तो, क्योंकि वो अभी अभी एक जन्म लेके आए होते हैं, तो उनको यादें रहती हैं। लेकिन जब बड़ी आयु में आपको पुनर्जन्म याद आ रहे हैं, तो ज़रूर उसमें आपकी मार्गदर्शक आत्मा की भागीदारी है। कुछ भी हो, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से पुनर्जन्म याद आते हैं, या आपको सपनों के माध्यम से पुनर्जन्म याद आते हैं, या आपको किसी भौगोलिक स्मृति के माध्यम से याद आते हैं, या किसी प्रतिभा के माध्यम से याद आते हैं, चेहरे की सिमिलैरिटीज़ के माध्यम से याद आते हैं, जिस भी तरीके से आपको आपके पूर्व जन्मों का आभास होता है, उसमें आपके मार्गदर्शक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तभी आपको ये यादें आती हैं। अब वेन के केस में किस तरीके से जब वो 5th एवेन्यू पे न्यूयॉर्क शहर में थे तो उनको यादें आई, क्यों? क्योंकि वो स्थान था जहाँ पर वो खड़े थे, जहाँ पर कभी लुइस वेटरविल्ड का घर हुआ करता था, वो रहा करती थी। यूं ही कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पेरिस के कहीं भी किसी भी गली में है, या न्यूयॉर्क की किसी भी गली में है तो उन्हें कोई याद आ रही है, नहीं। उनको याद एक भौगोलिक स्मृति के कारण आई है, उस स्थान से उनकी भौगोलिक यादें जुड़ी हुई थी। इसी तरीके से मार्गदर्शक आत्मा का कितना उनके साथ सहयोग रहा कि वो बुक किस तरीके से उनके जैसे खुद चल के उनके पास आई हो, उन्होंने बुक को नहीं, बुक ने उनको ढूंढा हो, कुछ इस तरीके से रहा। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। रात को स्वप्न के माध्यम से फिर उनके मार्गदर्शक ने उन्हें गाइड किया कि जो बुक खरीद के लाए हो उसे पढ़ो भी। और साथ ही साथ
जो एक प्रतिभा है वो भी लुईस वेटरबिल्ड के जीवन से वेन के जीवन में ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि लुईस वेटरबिल्ड को ज्योतिष का और थियोसॉफिकल साहित्य का इसका बहुत शौक़ था। इसी तरीके से वेन को भी थियोसॉफी के साथ साथ जो वो ज्योतिष के विषय में भी इंटरेस्ट रखते थे। और जैसे कि उन्होंने अपनी बुक लिखी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स, इस बुक में उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो किस तरीके से वो बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे और किस तरीके से उनको उनके मार्गदर्शक की गाइडेंस मिलती थी, ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि लुईस के जीवन में जो कुछ एक आध्यात्मिक तत्व था वो ट्रांसफ़र हुआ था वेन के जीवन में। लेकिन पुनर्जन्म के ही माध्यम से रिश्तों में एक नयापन भी आया। लुईस और फ्रेड जो कि पति पत्नी थे, और इस जन्म में लुईस यानी वेन और फ्रेड जो कि उनका एक प्रिय मित्र है, वो आपस में कोई उनकी रोमांटिक भागीदारी नहीं है, लेकिन बहुत गहरे मित्र के रूप में वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेडाक्स, क्लाउड लेडाक्स, इस रूप में भी वेन पीटरसन का एक और बर्थ था जिसकी यादें उनके साथ थीं। ये अब वेन पीटरसन के तीसरे बर्थ का जिक्र हो रहा है। पहले 2 बर्थ का जिक्र हम कर चुके, अब ये तीसरे बर्थ का जिक्र है। ये शायद उनका सबसे पहले का बर्थ है, क्योंकि इससे कोई जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा गहरी यादें नहीं हैं, थोड़ी सी ही यादें हैं, लेकिन हैं। ऐसे ही एक दिन और वेन पीटरसन को अहुतुल रे जो कि उनके मार्गदर्शक हैं, मेडिटेशन के माध्यम से एक और उन्हें सिग्नल मिला अपने एक और बर्थ का, उस बर्थ का जिसमें उनका नाम था लेडाक्स। जब उन्हें लेडाक्स नाम का एहसास हुआ तो उन्होंने बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश करी कि लेडाक्स था कौन, लेकिन वो कोई जानकारी हासिल कर नहीं सके। शायद लेडाक्स कोई बहुत फेमस व्यक्ति नहीं रहे होंगे, शायद इस वजह से उन्हें लेडाक्स के विषय में ज़्यादा कोई जानकारी मिली नहीं। फिर वही हुआ, लगभग 1 साल के लिए उनको पता भी चल गया कि पास बर्थ में एक बर्थ में उनका नाम लेडाक्स रहा, लेकिन वो कोई जानकारी तो हासिल कर नहीं सके। तो लगभग 1 साल तक उन्होंने इस विषय में कोई रिसर्च अपनी की भी नहीं। और बॉर्न अगेन इस पुस्तक के जो राइटर हैं वाल्टर, इनके साथ वेन के काफ़ी अच्छे, क्योंकि इसी बुक के विषय में बातचीत करते हुए उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उन्हीं से बातचीत करते हुए एक बार वेन ने फिर उन्होंने वाल्टर को बताया कि एक दिन जब वो शेव कर रहे थे, अपनी मूंछें बना रहे थे, तो जैसे उन्हें एक टेलीपैथिक संदेश मिला, इस तरह की उन्हें फीलिंग आई। उनके माइंड में एक वाक्य कौन था, अगर लेडाक्स को जानना चाहते हो तो इस पत्रिका को देखें। आगे वेन बताते हैं कि उनके माइंड में आर्किटेक्चर डाइजेस्ट, ये एक पत्रिका है, इस पत्रिका का एक मेन पेज, उसकी छवि इनके दिमाग में कौन थी। वैसे ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं जानती हूँ श्रोतागण जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो उनके लिए अनबिलीवेबल होगा कि इस तरीके से भी क्या गाइडेंस मिल सकती है मार्गदर्शक की। लेकिन हाँ, जिन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड इतने अधिक उच्च स्तरीय हैं उन्हें मिल सकती है। वेन के मामले में यही हो रहा है। खैर, जब वेन कि जो दिमाग में वो जो पत्रिका थी आर्किटेक्चर डाइजेस्ट, ये पत्रिका थी, इसके एक कवर पेज का जब उनके दिमाग में छवि कौन दी तो उन्होंने जानने की कोशिश करी कि ये कब पब्लिश हुई, सर्च करने की कोशिश करी। और बहुत सर्च करने के बाद पुरानी किताबों में उन्हें ये मैगज़ीन मिल भी गई, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी पत्रिका थी। तो जो उनके कवर पेज पे लिखा था उस पे लेडाक्स के बारे में तो कुछ नहीं लिखा था। जब उस पत्रिका में उन्हें लेडाक्स के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था, समझ नहीं आया, तो उन्होंने फिर वो पत्रिका जरा सी खोली, 2-4 पेज पढ़े और रख दी वापस। लेकिन फिर एक बार उसी समय जब वो शेव कर रहे थे, सेम टाइम, उसी तरीके से एक बार फिर उनके एक टेलीपैथिक संदेश उन्हें मिला जिसमें ये कहा गया, जो वाक्य था वो था, अगर आप लेडाक्स को ढूंढना चाहते हैं तो इस चैप्टर को खोलें। जब ये एक वाक्य टेलीपैथी के माध्यम से वेन तक पहुंचा तो उन्होंने फिर उसी पत्रिका को खोला एक बार फिर और उसका एक स्पेसिफिक अध्याय उसे देखा। वो स्पेसिफिक जो चैप्टर था वो बहुत कुछ ही 2-4 पेज का ही था। अब एक बार फिर वही हुआ, वेन ने बार बार उस
चैप्टर को पढ़ा, 3-4 ही पेज थे, उन्हें बार बार पढ़ा, लेकिन उन्हें लेडाक्स के बारे में कुछ समझ नहीं आया। और जब वो इतना सब होने के बाद भी लेडाक्स के बारे में कुछ नहीं जान पाए, तो उन्होंने बस वो निराश से हो गए और अपने मित्र वाल्टर को, जिन्होंने बोर्न अगेन नाम की ये पुस्तक लिखी है, उसको ये बात बताई कि लेडाक्स इस तरीके से मेरे माइंड में आया, मैंने खोजा भी लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। अब वाल्टर, देखिए वाल्टर जो कि बोर्न अगेन पुस्तक के राइटर हैं, हो सकता है वो भी शायद उन्हें भी वेन के मार्गदर्शक के द्वारा कुछ गाइडेंस मिली हो या उनके मार्गदर्शक के द्वारा कुछ सहायता मिली हो, क्योंकि वो भी इस विषय में बहुत गहरी रुचि रखते थे ना। तो उन्होंने एक अजीब बात कही वेन से, जब वेन ने उनसे कहा कि मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूँ लेडाक्स के बारे में, तो वाल्टर ने उन्हें कहा, अब तक वेन और वाल्टर की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, तो वाल्टर ने उनसे कहा कि शायद तुम्हें और करीब से देखने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हें गिफ्ट में एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया था, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? वैसे बात तो ये बड़ी बेतुकी है, बहुत ही। खुद वेन कहते हैं कि सबसे पहले जब उन्होंने वाल्टर के मुँह से शब्द सुना तो उन्हें लगा क्या बेफुकाना बात कह रहा है, लेकिन फिर उन्होंने वाल्टर की बात मानी और मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उस पुस्तक को, पत्रिका को एक बार फिर खंगालना शुरू कर दिया। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो एक आदमी की एक तस्वीर थी जिस पर उनका ध्यान चला गया, जिसमें एक व्यक्ति की तस्वीर बनी हुई थी जो एक बुक केस के सामने बैठा हुआ था। इसके बाद फिर थोड़ी बहुत और खंगाला वेन ने, तो एक बार उन्हें जब इसी तरीके से वो एक बुक शेल्फ पर बुक्स मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू टटोल रहे थे, तो उन्हें सुनहरे अक्षरों में एक काले रंग की किताब थी, उस पर कुछ लिखा हुआ था, वो दिखी। उस पर लिखा था लेडाक्स। और जब वो बुक उन्होंने पढ़ी तो उन्हें समझ में आया कि ये जो कलाकार जिसकी उस पत्रिका के अंदर फ़ोटो थी और जो क्लाउड निकोलस लेडाक्स, ये पूरा नाम है लेडाक्स का, क्लाउड निकोलस लेडाक्स है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पे वो जो पत्रिका लेके आए थे ना वेन, उसके ऊपर जो फ़ोटो बनी हुई थी वो लेडाक्स की फ़ोटो नहीं थी, लेकिन उस पर जो फ़ोटो थी वो और लेडाक्स ये आपस में संबंधित थे। अब जाके वेन को समझ में आया कि जो उन्हें पेंटिंग का इंटरेस्ट था, जो वास्तुकला का उन्हें इंटरेस्ट था, जो इतनी खूबसूरत वो एक विशेष तरह की पेंटिंग्स थी, भवनों की पेंटिंग्स जो वो बहुत खूबसूरत बना लिया करते थे, ये प्रतिभा जो उनके जीवन में आई थी ये लेडाक्स के जीवन से आई थी। लेकिन जो ये दृश्य थे भवनों के वो जो बनाया करते थे वो फ्रांसिस्को फोस्कैरी के जीवन से आए थे। यानी 2 जन्मों की जो कलाएँ हैं, यादें हैं, वो मिक्स होकर इस बर्थ में आई हैं। यहाँ पर वेन को एक चीज़ और याद आई कि क्योंकि लेडाक्स फ्रांस से संबंधित थे, तो फ्रांस के राजा ने एक बार एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा था लेडाक्स से, तो लेडाक्स को एक गांव की पेंटिंग बनानी थी, तो उन्होंने एक आपस में बहुत अच्छा जिनमें सामंजस्य है इस तरह का एक एकीकृत गांव, मतलब एक इस तरह के गांव की छवि उन्होंने बनाई थी जो एक बहुत खूबसूरत है और अलग अलग होते हुए भी सब वहाँ एक हैं, इस तरह के एक गाँव की छवि उन्होंने बनाई थी। वेन कहते हैं कि जब मैंने इस चित्र को देखा तो मुझे अपने बचपन के जो मैं मिट्टी का घर बनाया करते थे वो याद आ गया, क्योंकि वो मिट्टी से बिल्कुल सेम इसी तरह की पेंटिंग जैसा ही कुछ बनाया करते थे जो लेडाक्स की पेंटिंग से मेल खा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, वेन ने अपनी गैराज की दीवार पर पेंट किया हुआ था और वो पेंट बिल्कुल हूबहू, जबकि पहले कभी देखा भी नहीं था लेडाक्स ने उस चित्र को, जो लेडाक्स ने चित्र बनाया था वो ही वेन ने खुद अपने गैराज की दीवार पर बनाया हुआ था। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि वेन ने जो पेंटिंग्स बनाई वो और लेडाक्स की जो पेंटिंग है वो, इनमें क्या समानताएं हैं, किस तरह की वो पेंटिंग्स है, अगर आप जानना चाहते हैं तो www.reincarnationresearch.com इस नाम से आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आपको लेडाक्स की और वेन की दोनों की पेंटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। अब इसी तरह की कड़ी में आगे चलकर हम लोग पिकासो के रीबर्थ और गोगिन के रीबर्थ के विषय में भी जानेंगे। यहाँ पर ये बात कितनी थोड़ी अजीब भी है
और महत्वपूर्ण भी है कि जिन लोगों का कोई सांस्कृतिक बैकग्राउंड इस तरह की नहीं है, समाज में रीबर्थ को बिलीव भी नहीं किया जाता, माना नहीं जाता, कोई सहयोग नहीं मिलता, इस तरह के लोगों का भी साथ जब प्रकृति ने दिया तो कितनी बड़ी बड़ी एज में जाकर भी 50-60 की एज को क्रॉस करके भी वो अपने पास बर्थ को जान पाए हैं। यहाँ पर हम लोगों का सौभाग्य है कि इतनी गूढ़ और सच्ची जानकारी हम लोग इतनी सरलता से स्वीकार कर पाते हैं और जान पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि हम सभी की धार्मिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड इस तरह की है कि हम रीबर्थ की सत्यता से वाकिफ़ हैं। जिस चीज़ को समझने के लिए पाश्चात्य जगत को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उस चीज़ को हम लोग कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने पहले चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जिस पर इसी प्रकार की लेकिन थोड़ी गूढ़ जानकारी पेश की जाती है। अगर आप इसी विषय पर थोड़ी और गूढ़ जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अमेरिकी राजदूत वेन पीटरसन के